जब बाला साहब ठाकरे ने साल 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी, तब इसका निशान दहाड़ता हुआ बाघ था। लेकिन आज वो दहाड़ता हुआ बाघ झिंझियाती हुई बकरी की शक्ल ले चुका है। इनकी औकात ये है कि इनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 19 सीटें, वो भी मोदी के समर्थन की बदौलत। खुद तो आज तक महाराष्ट्र में बहुमत से कभी सरकार बना नहीं पाए, जो आज इस हैसियत में भी नहीं कि विपक्ष का नेता भी बना पाए, वो बात करते हैं दूसरों को बहुमत दिलाने की। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। ये वो नालायक बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही क्लास में टॉप कर जाएंगे, वो भी उस स्टूडेंट के खिलाफ जो गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाने की बजाय अपनी क्लास में टॉप करने की तैयारी करने लगता है। मगर आप अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि फुल टॉस मिले तो मैं छक्का मार दूं। आपकी इन्हीं बचकानी हरकतों के कारण आपके अपने आप को छोड़कर चले गए और आप आज भी बंद कमरे में बैठकर संजय राउत की घटिया तुकबंदी वाली शायरी पर वाह वाह कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं देसी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में। एक जंगल में खरगोश था। एक दिन वो अपने चारों पैर आसमान की ओर करके लेट गया। जब काफी देर हो गई तो उसके साथी ने पूछा, भाई ऐसे क्यों लेटे हो इतनी देर से? तो उस खरगोश ने उसी मुद्रा में लेटे लेटे कहा कि चुप रहो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैंने आसमान को अपने पैरों पर उठा रखा है। अगर यहाँ खरगोश उद्धव ठाकरे को मान लिया जाए तो ये कहानी एकदम सटीक बैठती है। जब बाला साहब ठाकरे ने साल 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी, तब इसका निशान दहाड़ता हुआ बाघ था। लेकिन आज वो दहाड़ता हुआ बाघ झिंझियाती हुई बकरी की शक्ल ले चुका है। मुझे याद है उद्धव ठाकरे ने कभी ये बोला था कि अगर शिवसेना ने समर्थन ना दिया होता तो मोदी के बाप भी बहुमत नहीं ला पाते। एक बात और, मोदी के बाप तो राजनीति में थे भी नहीं। मोदी ने जो कुछ हासिल किया अपने दम पे हासिल किया। लेकिन जब उद्धव ठाकरे के बाप बाला साहेब जीवित थे और अपने चरमोत्कर्ष पर थे, तभी महाराष्ट्र में 15 सीटों से ज्यादा किसी लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाए थे। इनकी औकात ये है कि इनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 19 सीटें, वो भी मोदी के समर्थन की बदौलत। खुद तो आज तक महाराष्ट्र में बहुमत से कभी सरकार बना नहीं पाए, जो आज इस हैसियत में भी नहीं कि विपक्ष का नेता भी बना पाए, वो बात करते हैं दूसरों को बहुमत दिलाने की। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। 1968 में बीएमसी चुनाव से लेकर 2024 विधानसभा चुनाव तक शिवसेना के उद्धव सेना और फिर शव सेना बनने की कहानी आज आपको सुनाने वाला हूं। मुंबई के पांव पखारने वाले अरब सागर के क्षितिज पर 80 के दशक का सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और एक नए तरह की राजनीतिक लहरें उफान पर थी। कांग्रेस की सफेद खद्दरधारी सेकुलर राजनीति का सामना पहली बार धर्म रथ पर सवार तिलकधारी भगवा राजनीति से हो रहा था, जिसकी झंडा बरदार बीजेपी थी। मुंबई में भी स्थानीय भूमिपुत्रों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर शिवसेना के रूप में एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी, जो आक्रामक थी। बाद में इन्हीं बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति का नया अध्याय लिखा। इन 35 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। आइए आपको मैं पूरी यात्रा करा दूं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाला साहेब ने 1966 में शिवसेना बनाई। 1967 में शिवसेना ने पहला चुनाव थाणे म्यूनिसिपैलिटी का लड़ा और वहां 17 सीटें जीती। 1968 में मुंबई म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा और वहां 42 सीटें जीती। इसके बाद लगातार शिवसेना मुंबई और थाणे की लोकल राजनीति में एक ताकत बनी रही। शिवसेना की स्थापना के 14 साल बाद 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ और 1984 में बीजेपी ने मुंबई में शिवसेना की ताकत को यूज करने के लिए शिवसेना से गठबंधन किया। इस गठबंधन को वैचारिक मजबूती देने का काम हिंदुत्ववादी सोच ने किया। इसका फायदा दोनों को हुआ। 1985 में शिवसेना पहली बार मुंबई महानगर पालिका में कब्जा जमाने में कामयाब रही। फिर आया 1990 का दौर। 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी रामरथ पर सवार थे, जिसने पूरे देश में एक नया राजनीतिक माहौल तैयार किया। हिंदुत्व के इस नए राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच 1990 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा। शिवसेना के मनोहर जोशी महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए गए और इसी बीच मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। बाला साहब ठाकरे ने इसका खुलकर विरोध किया, मगर उनके करीबी छगन भुजबल को यह रास नहीं आया। उन्होंने बगावत कर दी।
भुजबल के साथ शिवसेना के 18 विधायक टूट गए। भुजबल की बगावत से शिवसेना विधायकों की संख्या घटी तो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का पद बीजेपी के खाते में चला गया। फिर आया 1995 का चुनाव। मुंबई में 1992 के दंगे और 1993 के सीरियल बम ब्लास्टों के 2 साल बाद हुए 1995 के विधानसभा चुनावों ने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करा दिया। कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकली और पहली बार महाराष्ट्र में गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में शिवसेना बीजेपी गठबंधन वाली शिवशाही सरकार अस्तित्व में आई। शिवसेना ने 73 सीट पर जीत दर्ज की और बीजेपी के खाते में 65 सीटें आई। चुनाव से पहले ही बाला साहब ठाकरे ने तय कर दिया था कि जिस पार्टी की सीट अधिक होगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। तो शिवसेना के मनोहर जोशी और फिर नारायण राणे इस दौरान मुख्यमंत्री बने रहे। ये सरकार 1999 तक अनवरत चलती रही। 1990 का दशक आते आते कांग्रेस राजनीति में अपना आधिपत्य खोने लगी थी। ऐसे में 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने पर सोनिया के विदेशी होने का मुद्दा जोर शोर से उठा और इसी मुद्दे पर शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी और जून 1999 में अपनी नई पार्टी एनसीपी बना ली। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ा और शिवसेना बीजेपी की सत्ता को उखाड़कर महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता स्थापित करवा दी। 1999 में सत्ता से बाहर होने के बाद शिवसेना बीजेपी को 15 साल तक सत्ता का वनवास भोगना पड़ा। राज्य की सत्ता पर कांग्रेस और एनसीपी काबिज रही। शरद पवार केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार में मंत्री बने रहे। महाराष्ट्र पर भी उनकी पकड़ मजबूत बनी रही। शिवसेना और बीजेपी विपक्ष में ही बैठे तमाशा देखते रहे। फिर आया 2012 में बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया और सब कुछ एकदम बदल गया। 2011 के अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार माहौल खड़ा कर दिया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की सत्ता से विदाई लगभग तय थी। इसी समय बीजेपी में भी नई शक्तियों का उदय हो रहा था। बाला साहेब के निधन के बाद उद्धव के साथ बीजेपी के रिश्तों में दरार आने लगी। मुंडे महाजन और अटल आडवाणी वाला समय लगभग बीत चुका था। बीजेपी का नया नेतृत्व हुंकार भर रहा था। वह बार बार हर बात के लिए मातोश्री जाना अपनी तौहीन समझ रहा था। वह शिवसेना को बड़ा भाई मानने के बजाय अपनी दम पर कुलांचे भरना चाहता था। 2014 के चुनाव आ चुके थे। शिवसेना बीजेपी के रिश्तों में तनाव तो था, लेकिन रिश्ता ऐन चुनाव से पहले टूट जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही थी। शिवसेना हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही थी। बीजेपी इस बार कुछ ज्यादा सीटें मांग रही थी। उद्धव ठाकरे इसे देने को तैयार नहीं थे। बीजेपी की मंशा अपनी ताकत को आजमाने की थी, तो उसने ऐन मौके पर चुनाव से एक दिन पहले अचानक शिवसेना के साथ अपने 25 साल पुराने राजनीतिक संबंध को तोड़ने का ऐलान कर दिया। फिर 2014 का चुनाव शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी। इससे पहले लोकसभा चुनाव हो चुके थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार केंद्र में बढ़ चुकी थी। मोदी लहर का बोलबाला था और इसका फायदा महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी को भी हुआ। बीजेपी के 122 विधायक चुनकर आए, लेकिन बहुमत फिर भी नहीं मिला। शिवसेना के 63 विधायक जीते और इसलिए बहुमत बनाने और सरकार में आने के लिए बीजेपी को वापस शिवसेना के पास आना पड़ा। चुनाव से पहले टूटा शिवसेना बीजेपी का गठबंधन सत्ता के लिए एक बार फिर जुड़ तो गया, लेकिन अब उसमें वो पहले वाली कशिश नहीं थी, ना ही हिंदुत्व वाला आकर्षण था। अगर कुछ था तो सिर्फ सत्ता का गठजोड़। शिवसेना और बीजेपी के बीच 2014 से जो रिश्तों में दरार आई वह 2017 के बीएमसी चुनाव में और चौड़ी हो गई। दोनों ही पार्टियों ने 25 साल बाद अलग अलग बीएमसी चुनाव लड़ा। शिवसेना को बीजेपी से सिर्फ 2 सीटें ज्यादा मिली। शिवसेना के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन बीजेपी ने 2019 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना को बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने दिया। बीजेपी 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को नाराज करना नहीं चाहती थी, तो उसने बीएमसी की सत्ता का सेटलमेंट कर लिया। खैर, जैसे तैसे 5 साल निकल गए और फिर आया 2019 का ऐतिहासिक चुनाव। 2019 में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लड़ा। दोनों को ही सफलता मिली, लेकिन दिल नहीं मिले। फिर विधानसभा चुनाव हुआ। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद
बांटने का मुद्दा उठाया। उनका दावा था कि चुनाव से पहले अमित शाह ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का वादा किया था, लेकिन बीजेपी का दावा था कि ऐसा कोई भी वादा कभी नहीं किया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 105 और शिवसेना के 56 विधायक जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी ऐसे उलझे कि पर्याप्त बहुमत होने के बाद भी सरकार बनाने का दावा पेश ही नहीं कर पाए। 2014 में बीजेपी द्वारा गठबंधन तोड़े जाने से उद्धव पहले से थोड़े खुन्नस खाए बैठे थे, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी को साथ लेकर उन्होंने रिश्ता वापस जोड़ा तो था, लेकिन 2019 में बीजेपी द्वारा जब 2.5 साल की मुख्यमंत्री पद बांटने से इनकार कर दिया गया, तब उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़ नया हाथ ढूंढना शुरू कर दिया। उद्धव और बीजेपी के बीच मुख्यमंत्री पद के बंटवारे को लेकर तनाव तो था ही, इसी बीच महाराष्ट्र में सत्ता न बनते देख राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर एक दिन अचानक महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है। वह दिन 23 नवंबर 2019 का था। सुबह सुबह का समय टीवी स्क्रीन पर अकल्पनीय लेकिन अद्भुत दृश्य चल रहा था। अजीत पवार राजभवन में देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेते दिख रहे थे। बीजेपी ने उद्धव को छोड़ एनसीपी के साथ सरकार बना ली थी। उद्धव के लिए यह हजम होने वाली बात नहीं थी। वह समझ गए थे कि बीजेपी तुम नहीं तो कोई और सही का संदेश दे रही है। अगर फडणवीस और अजीत पवार की सरकार 5 साल चल गई होती तो महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी महाभारत नहीं होती जितने पिछले कुछ सालों में होती आई है। लेकिन शरद पवार के विरोध के कारण 3 दिन में ही अजीत पवार को वापस आना पड़ा और सुबह सुबह शपथ लेने वाली बीजेपी एनसीपी की सरकार गिर गई। अजीत पवार को साथ लेकर बीजेपी की सरकार बनाने के दांव ने बीजेपी शिवसेना सरकार बनने की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को अपने विरोध से 3 दिन में गिरा देने वाले शरद पवार पर महाराष्ट्र को वैकल्पिक सरकार देने का नैतिक और राजनीतिक दबाव था, वरना फिर से राष्ट्रपति शासन लगने का अंदेशा था। वैकल्पिक सरकार एक ही सूरत में बन सकती थी कि शिवसेना के 56, शरद पवार के 54 और कांग्रेस के 44 विधायक साथ आए और बहुमत की सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ ले आना चीसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। लेकिन कांग्रेस और उद्धव को भी हर हाल में सत्ता चाहिए थी, इसलिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में उनसे यह काम करवा लिया गया और महाविकास अघाड़ी अस्तित्व में आई। महाविकास अघाड़ी बन तो गई, लेकिन इसकी सरकार का मुखिया कौन होगा, इसको लेकर बात बिगड़ रही थी, क्योंकि कांग्रेस में उस समय 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री समेत कई पूर्व मंत्री मौजूद थे। ऐसे में शरद पवार ने सबसे ज्यादा 56 विधायकों वाली शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेला। शिवसेना से सिर्फ 2 कम यानी 54 विधायकों वाली एनसीपी को उप मुख्यमंत्री और 44 विधायकों वाली कांग्रेस को कई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए और इस प्रकार महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकी। सरकार चल रही थी। इसी बीच अर्नब गोस्वामी केस, पालघर संतों की हत्या, कंगना रनौत से भिड़ना और फिर एंटीलिया कांड और साथ ही साथ नवाब मलिक केस ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। उद्धव ठाकरे की थू-थू होने लगी। नेताओं पर ईडी के छापों की दहशत फैल गई। कई तो शरणागत हो गए, कुछ की अकड़ अभी बाकी थी। और फिर शुरू हुआ उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने का राजनीतिक खेल। शिंदे ने बीजेपी के सहयोग से बगावत कर उद्धव ठाकरे की न सिर्फ सरकार गिराई, बल्कि उद्धव से शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी छीन लिया और बीजेपी की मदद से खुद मुख्यमंत्री बन गए। एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पूरी पहचान छीन ली। जैसे शिवसेना टूटी थी, ठीक उसी तर्ज पर कुछ महीने बाद शरद पवार की एनसीपी भी टूट गई और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और पार्टी के 38 विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। अपने साथ शरद पवार की पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी ले गए। जैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी और सिंबल ले गए थे। अपनों के हाथों अपना सब कुछ गंवाने के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक ही राह के मुसाफिर बन गए, जहां उन्हें सब कुछ नए सिरे से खड़ा करना था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें शुरुआती राहत जरूर मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता ने उद्धव ठाकरे समेत पूरी महाविकास अघाड़ी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया और उद्धव के अहंकार ने शिवसेना को शवसेना में बदल दिया। ये वो नेता हैं जिन्हें थाली में रखकर चीजें मिली हैं। इन्होंने बचपन से ही आराम तलबी देखी है। ये राजनीति भी अपने उसी कंफर्ट जोन में रहकर करना चाहते हैं।
ये वो नालायक बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले ही क्लास में टॉप कर जाएंगे, वो भी उस स्टूडेंट के खिलाफ जो गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाने की बजाय अपनी क्लास में टॉप करने की तैयारी करने लगता है, जो एक चुनाव जीतने के बाद अगले दिन से ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाता है, जिसके पास नेताओं, प्रचारकों, संगठन और पैसे की भरपूर ताकत है। एक के बाद एक परिवारवादी पार्टियों के साथ यही हो रहा है, मगर बजाय अपने गिरेबान में झांकने के आप हर बार ये कह देते हैं कि बीजेपी हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। अरे भैया, जब आपका ही डिफेंस कमजोर है तो सामने वाली टीम का मिडफील्डर या स्ट्राइकर तो गोल मारेगा ही। भाई, ये राजनीति का खेल है और ये खेल दुनिया में किसी भी खेल से ज्यादा निर्मम और प्रतिस्पर्धी और बेरहम होता है। मगर आप अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि फुल टॉस मिले तो मैं छक्का मार दूं। आपकी इन्हीं बचकानी हरकतों के कारण आपके अपने आप को छोड़कर चले गए और आप आज भी बंद कमरे में बैठकर संजय राउत की घटिया तुकबंदी वाली शायरी पर वाह